जय हिंद दोस्तों यहाँ पे मेरा बस एक ही मकसद है कि मैं आप तक वो क्वेश्चन प्रोवाइड करा पाऊँ जैसे कि आपके एग्जाम में इस समय पूछे जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन आप दोस्तों लिखते रहिएगा क्योंकि बाद में इतने क्वेश्चन आपके सामने मैं करा चुका हूँगा और यही सारे क्वेश्चन आपको देखने को भी मिल जाएंगे। बस मेरा मकसद एक ही है कि आप तक मैं वो क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यकीन मान चलना मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो पेपर में आपके पूछे जा रहे हैं। ना तो ज्यादा मैं इतना हार्ड करा रहा हूँ, ना ज्यादा इतना नॉर्मल करा रहा हूँ। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैं सेम सेम वैसे ही क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। तो आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। आप जब भी पेपर में बैठेंगे सेम सेम ऐसे क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं आज क्लास। दोस्तों आज हम जो लोग कर रहे हैं हमारा सेट नंबर 3 है। अगर आपने पहले वाले सेट नहीं लगाए वो भी दोनों सेट लगा लें। दोस्तों यहाँ पे हम जो कर क्या रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जैसे कि हमारा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। और यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे क्या, जैसे हमारा जो बायोलॉजी वाला हो गया वो हम करेंगे, केमिस्ट्री यहाँ पे करेंगे, हमारा फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, जीके कंप्लीट वैसा ही करेंगे जैसा आपका पेपर आता है। और दोस्तों यहाँ पे ये केवल 50 क्वेश्चन ही मैं यहाँ पे नहीं कराऊंगा, यानी इन 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर एग्जाम के हम करेंगे यहाँ पे। और उसके साथ मैं यहाँ पे कम से कम आपको 200 से ज्यादा वो क्वेश्चन यहाँ पे करा दूंगा जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं। तो पेन और कॉपी लेके बैठना और मैं जो पॉइंट नोट कराता हूँ वो सारे पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। और जैसे हमारा पहला क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था एआरओ लखनऊ में पूछा गया था। और पूछ क्या रहा है कि मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए उपयोग में किया जाता है, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो किसका उपयोग किया जाता है, सबसे पहले इसका राइट आंसर ही नोट कर लेना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट मैं पॉइंट नोट कराऊंगा, वो पॉइंट बिल्कुल नोट करना क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुके हैं। सबसे पहला पॉइंट नोट करना, जो मधुमक्खी होती है, जो मधुमक्खी का अध्ययन होता है, मधुमक्खी का अध्ययन क्या कहलाता है, ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जो मधुमक्खी का अध्ययन क्या कहलाता है, वह कहलाता है आपका एपी कल्चर। क्या कहलाता है, राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा एपी कल्चर। क्या कहलाता है, वह कहलाता है आपका एपी कल्चर आपका कहलाता है। और दोस्तों इसके बाद एक पॉइंट और नोट करना, जो यहाँ पे हमें बेकिंग सोडा दिया जा रहा है, बेकिंग सोडा का अन्य नाम क्या होता है। यह जो हमारा ये बेकिंग सोडा दिया जा रहा है इसका अन्य नाम, यानी बेकिंग सोडा बोल सकते हैं, खाने का सोडा बोल सकते हैं। तो इसका रासायनिक नाम नोट कर लेना, क्या होता है, वह होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। इसका आपका रासायनिक नाम आपका हो जाता है किसका, बेकिंग सोडा का, सोडियम कार्बोनेट इसे हम बोलते हैं। और इसका अणुसूत्र क्या होता है, यानी इसका क्या होता है, अणुसूत्र क्या होता है, ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसका जो अणुसूत्र होता है, अणुसूत्र क्या होता है, वो अभी नोट कर लेना कि NaH और CO3 ये हो जाता है, इसका आपका अणुसूत्र हो जाता है। और इसका उपयोग होता है कहाँ पे, उपयोग भी नोट कर लेना, उपयोग कहाँ पे होता है, इसका उपयोग आपका होता है जो हमारे अग्निशामक यंत्र हो गया या बेकरी उद्योग हो गया, और जो प्रतिकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट करना, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो धोवन सोडा होता है, यानी जो आपका धोवन सोडा होता है, धोवन सोडा, एक कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपका धोवन सोडा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट जितने पॉइंट मैं नोट कर रहा हूँ सारे पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। जो हमारा धोवन सोडा होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम नोट कर लेना, सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, रासायनिक नाम नोट करना सबसे पहले, क्या हो जाएगा, सोडियम और फिर कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम और कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है। और दोस्तों इसका अणुसूत्र भी नोट कर लेना, अणुसूत्र कई बार आपके एग्जाम में पूछे तो वह क्या होता है, वह होता है आपका Na2CO3 इंटू 10H2O इंटू 10H2O। दोस्तों ये जो पॉइंट नोट करा सारे पॉइंट अभी से नोट करते चलना। और दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो सिरका होता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सिरका में कौन सा अम्ल होता है, वह आपका अम्ल होता है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, ये आपका अम्ल होता है एसिटिक अम्ल आपका इसमें पाया जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट कर लें, जो यहाँ पे नींबू का रस दिया जा रहा है, तो जो नींबू का रस होता है इसमें कौन सा अम्ल आपका पाया जाता है, नींबू के रस में कौन सा अम्ल होता है, वह आपका होता है साइट्रिक अम्ल। कौन सा होता है, साइट्रिक अम्ल आपका होता है। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, 2 नंबर आता है, इसमें पूछा क्या जा रहा है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, यानी पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में आपका पूछा भी गया था। तो जो पोलियो का टीका था उसकी खोज किसने की थी, राइट आंसर नोट करना, इसका क्या हो जाएगा, जोनास साल्क, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों एक दो पॉइंट और यहाँ पे नोट करना, जो कई बार आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल चुका है
कि जो पोलियो रोग होता है ये किससे होता है, या जो पोलियो रोग होता है ये होता है किससे, ये किससे होता है, पहला पॉइंट यही नोट करना, ये किससे होता है, ये आपका होता है विषाणु से। किससे होता है, ये आपका होता विषाणु से होता है। और दूसरे एक पॉइंट और नोट कर लें, जब पोलियो रोग अगर किसी को हो जाता है तो ये प्रभावित किसको करता है, ये प्रभावित किसको करता है, ये प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को, ये प्रभावित करता है। और जो भारत को जो WHO ने पोलियो मुक्त घोषित तो ऑलरेडी पहले ही कर चुका है। और एक क्वेश्चन और यहाँ पोलियो से बनता है कि जो पोलियो का होता है इसका लोगो क्या है, यानी पोलियो का जो लोगो क्या होता है, ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका लोगो नोट कर लेना कि एक बूंद जीवन के लिए, इसका लोगो क्या होता है, एक बूंद। कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, एक बूंद जीवन के लिए क्या होता है, या इसका हो जाता है लोगो आपका हो जाता है, यानी एक बूंद जीवन के लिए इसका क्या होता है, ये इसका आपका लोगो हो जाता है। और दूसरा एक पॉइंट और नोट कर लेना, अगर पोलियो की बात हो ही रही तो एक ये नोट करना कि जो भारत सरकार ने पोलियो अभियान कब चलाया था, तो भारत सरकार ने पोलियो अभियान कब चलाया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, तो ये भी पॉइंट नोट कर लेना। ये अभियान कब चला था, ये अभियान आपका चला था 1997 से 1998 आपका ये अभियान चलाया गया था। और जो कि था कैसा, ये अभियान आपका सफल हुआ था, ये अभियान कैसा था, ये अभियान आपका सफल हुआ था। तो ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता 3 नंबर आता, इसमें पूछा जा रहा है कि फाइकोलॉजी का अध्ययन है, यानी फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। और ये क्वेश्चन का ARO कोल्हापुर में आपका पूछा गया था। तो जो फाइकोलॉजी होती है, फाइकोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है, वह आपका कहलाता है शैवालों का। तो फाइकोलॉजी किसका अध्ययन होता है, शैवालों को होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो हमारा दिया गया ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट और नोट करना, पहला नोट करना, ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे 3 पॉइंट और नोट कर लेना। पहला नोट करना जो माइकोलॉजी होता है, पहला पॉइंट नोट करना जो हमारा क्या होता है माइकोलॉजी, जो हमारा क्या दिया जा रहा है माइकोलॉजी, यहाँ पे हमारा दिया जा रहा है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। और एक पॉइंट और नोट कर लेना, वह नोट करना क्या, ये नोट कर लेना क्या हो जाएगा, बैक्टीरियोलॉजी, ये भी एक पॉइंट आप नोट कर लेना यहाँ पे, बैक्टीरियोलॉजी, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और एक पॉइंट और यहाँ पे आप नोट करना, वह हो जाएगा वायरोलॉजी, एक और पॉइंट नोट कर लेना वायरोलॉजी, एक पॉइंट नोट करना वायरोलॉजी। यानी कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, इसमें किसका अध्ययन होता है, इसमें आपका होता है कवकों का अध्ययन यहाँ पे आपका किया जाता है। और एक पॉइंट और नोट कर, जो बैक्टीरियोलॉजी होता है इसमें किसका अध्ययन होता है, इसमें आपका जीवाणुओं का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है, यहाँ पे जीवाणुओं का आपका अध्ययन होता है। और वायरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, इसमें आपका विषाणुओं का अध्ययन आपका यहाँ पे किया जाता है। दोस्तों ये भी पॉइंट नोट कर लेना, जो मैं यहाँ पे पॉइंट नोट करा रहा दोस्तों यकीन मान चलना, जितने मैं पॉइंट नोट करा ये पॉइंट बिल्कुल आप नोट करना। आप एग्जाम में यही क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने को मिल जाता है। यानी जो हमारा विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, विषाणुओं का अध्ययन आपको वायरोलॉजी कहलाता है। और जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, जीवाणुओं का अध्ययन आपका बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। और कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, कवकों का अध्ययन आपका माइकोलॉजी कहलाता है। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेना, आप एग्जाम में आज बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण और ऑक्सीजन का निकास किस क्रिया में होता है। और ये क्वेश्चन ARO जालंधर में आपका पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों कुछ पॉइंट और आप यहाँ पे नोट कर लेना, जो यहाँ पे शोषण दिया जा रहा है, तो शोषण क्रिया में क्या होता है, जो यहाँ पे शोषण दिया जा रहा है, तो शोषण क्रिया में क्या होता है, तो शोषण क्रिया में होता है क्या, ऑक्सीजन का अवशोषण होता था, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है निकास होता है। यानी ऑक्सीजन का अवशोषण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का आपका निकास होता है। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट करना, जो यहाँ वाष्पोत्सर्जन दिया जा रहा है, तो ये वाष्पोत्सर्जन होता क्या है, तो जो पत्तियों में पाए जाने वाले जो रंध्र होते हैं, पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों से क्या होता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया वहां पे की जाती है। और एक पॉइंट और नोट कर ले, जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहाँ कब होती है, ये जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है ये कब होती है, ये आपके दिन में ये क्रिया आपकी होती है। तो ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 5 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि द्विनाम पद्धति के जनक कौन है। और ये क्वेश्चन का यारो दानापुर में आपका पूछा अभी गया था। तो द्विनाम पद्धति के जनक कौन हो जाएंगे, वो आपके हो जाएंगे लीनियस, कौन हो जाएंगे, वो आपके हो जाएंगे लीनियस हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी हमारा दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
और एक पॉइंट और नोट करना, कई बार आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, और इसमें कि नोट करना कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता, ये पॉइंट नोट करना, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता, आधुनिक वर्गीकरण का पिता, यानी आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं कैरोलस लीनियस। किसको बोलते हैं, नोट कर लेना कैरोलस, नोट कर लेना कैरोलस, और फिर आगे लिखना लीनियस। किसको बोलते हैं, कैरोलस लीनियस को बोला जाता है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 7 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि भारतवर्ष का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। भारतवर्ष का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, इसका आंसर तो सभी को पता ही होगा कि भारतवर्ष का राष्ट्रीय पुष्प क्या होता है, वो क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों कुछ पॉइंट और नोट करना, हो सकता है आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि राष्ट्रीय पक्षी कौन सा होता है, यानी कि राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है ये बताना, और राष्ट्रीय पशु क्या है ये हमें बताना, और एक लिखना राष्ट्रीय फल क्या है हमारा, ये एक पॉइंट आप बताना, और राष्ट्रीय मिठाई क्या है ये हमें एक पॉइंट बता देना, और एक पॉइंट और बताना कि राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष आपका क्या है, ये भी पॉइंट आप यहाँ पे बता दीजिएगा। तो राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है वो आपका मोर हो जाता है, और राष्ट्रीय पशु क्या होता है, राष्ट्रीय पशु आपका क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा, और राष्ट्रीय फल क्या होता है, राष्ट्रीय फल आपका हो जाता है आम हो जाएगा, और राष्ट्रीय मिठाई क्या हो जाएगी, मिठाई नोट कर लेना क्या हो जाएगी, जलेबी आपकी हो जाएगी, और राष्ट्रीय वृक्ष क्या होता है, राष्ट्रीय वृक्ष आपका क्या हो जाएगा, बरगद आपका हो जाएगा। तो ये भी पॉइंट आप एक बार नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 7 नंबर आता है, और इसमें क्या पूछा गया कि लार ग्रंथि से खालिस्तान एंजाइम स्रावित होता है। तो लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम आपका स्रावित होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, वह आपका स्रावित होता है एमाइलेज एंजाइम आपका स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। वैसे तो उसे एक पॉइंट और नोट करना है, यहाँ पे 2 पॉइंट नोट कर लेना। एक तो ये नोट करना कि लार में मुख्यतः 2 एंजाइम पाए जाते हैं। तो लार में कितने एंजाइम होते हैं, लार में आपके एंजाइम कितने होते हैं, 2 एंजाइम आपके लार में पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं, एक तो आप नोट कर लेना जो हमारा ये टाइलिन हो गया, एक क्या हो जाएगा, एक हमारा हो जाएगा टाइलिन हो जाएगा, और दूसरा एंजाइम नोट करना वह क्या होता है, वह आपका लाइसोजाइम होता है। दूसरा नोट कर ले क्या हो जाएगा, लाइसोजाइम, दूसरा क्या हो जाएगा, लाइसोजाइम आपका हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लेना। और दोनों ये जो दोनों एंजाइम होते हैं इनका काम क्या होता है, ये दोनों एंजाइम करते हैं कि ये पाचन में आपके सहायता करते क्या है, ये आपके क्या करते हैं, ये आपके पाचन में क्या करेंगे, सहायता आपकी ये एंजाइम आपके करते हैं। ये दोनों पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट कर लेना यहाँ पे कि जो हमारा लार होता है, लार में जल कितना होता है, जो लार होती है लार में जल कितना मात्रा में होता है। तो लार में जल कितना होता है, 90%। तो इसमें क्या होता है, 90% तो आपका इसमें जल पाया जाता है, और इसमें केवल 1% ही क्या होता है, 1% ही आपका इसमें क्या होता है, 1% ही आपका यहाँ पे एंजाइम पाया जाता है। यानी जो लार होता है उसमें 99% आपका जल होता है, और केवल 1% आपको वहाँ पे एंजाइम आपका होता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 8 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितने परसेंटेज होती है। और ये कोल्हापुर ARO में क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। तो हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है, वह होती है 0.4%। कितनी होती है, 0.4% मात्रा इसकी आपकी होती है। और हमारे शरीर में नमक की मात्रा 0.4% होती है। और आयोडीन नमक से घींगा रोग होता है। कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि नमक वाला क्वेश्चन आया, तो यहाँ पे ये भी नोट कर लेना कि अगर आयोडीन नमक से क्या होता है, घींगा रोग नहीं होता है। यानी आयोडीन नमक अगर हम यूज करते हैं तो घींगा रोग क्या हो जाता है, वो आपका नहीं होता। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आयोडीन नमक से क्या होता है, घींगा रोग आपका नहीं होता है। और एक पॉइंट और नोट कर लेना कि जो एक पॉइंट और नोट करना है यहाँ पे कि आयोडीन की दैनिक मात्रा हमें कितनी लेनी चाहिए। यानी एक पॉइंट और नोट करना, कई बार आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आपका आ चुका है कि आयोडीन, जो आयोडीन नमक होता है, आयोडीन की दैनिक मात्रा कितनी हमें यहाँ पे लेना चाहिए। एक कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, कितनी लेना चाहिए, वो 20 mg हमें लेना चाहिए। और एक पॉइंट और नोट कर लेना कि दैनिक मात्रा सोडियम क्लोराइड का 2 से 5 ग्राम होना चाहिए। दैनिक मात्रा सोडियम क्लोराइड का कितना होना चाहिए, वो आपका 2 से 5 ग्राम आपका होना चाहिए।
तो हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती, वो आपकी होती 0.4% आपकी नमक की मात्रा आपकी होती। ये पॉइंट बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया कि एक सामान्य पुरुष 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर में आपका पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। दोस्तों अभी हम जो जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं बायोलॉजी कर रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजी के टोटल आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो एक क्वेश्चन आपको होता है कितने 4 नंबर का होता है, 60 नंबर की आपकी टोटल बायोलॉजी आपके एग्जाम में आती है। दोस्तों यहाँ मैं जितने क्वेश्चन नोट करा रहा हूँ, अगर आप एग्जाम तक सारे क्वेश्चन नोट करते हुए चल रहे हैं तो आपके एग्जाम से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। जो जो क्वेश्चन करा हूँ सारे आप नोट करते चलिएगा। और 9 नंबर हमसे क्या पूछा जा रहा है, एक सामान्य मनुष्य में 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो कितनी बार सांस लेता है, वो लेता है 14 से 18 बार सांस लेता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट करना, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आपका पूछा जा चुका है कि 1 मिनट जो हृदय होता है, 1 मिनट में जो हृदय होता है कितनी बार धड़कता है। तो 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है, वो आपका 72 बार आपका धड़कता है। कितनी बार धड़कता है, 72 बार आपका क्या होता है, धड़कता है। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा था 10 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में छोड़े गए श्वास में शामिल क्या होता है। दोस्तों जो गैस हम लेते हैं, यानी जो मात्रा लेते हैं और उसमें हम कौन सी मात्रा का यूज भी नहीं करते और जैसा हम लेते हैं वैसा ही छोड़ देते हैं, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन का यारो लखनऊ में आपका पूछा भी गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, क्योंकि हम नाइट्रोजन का बिल्कुल यूज नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। क्योंकि जब हम श्वास, पहले नोट कर लें, जब हम सांस लेते हैं, पहले तो एक ये पॉइंट नोट करना कि जब हम सांस लेते हैं, यानी क्या लिखना, जो हम श्वास क्या करते हैं, श्वास लेते हैं। नोट करना क्या हो जाता है, हम श्वास लेते हैं, यानी जब सांस लेते हैं, लिख लो जब श्वास लेते हैं तो हम कौन कौन सी गैसें लेते हैं, तो कौन कौन सी लेते हैं, सबसे ज्यादा लेते हैं नाइट्रोजन लेते हैं। सबसे ज्यादा क्या लेते हैं, सबसे ज्यादा लेते हैं क्या, नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा क्या लेते हैं, नाइट्रोजन हम लेते हैं जब हम सांस लेते हैं। नाइट्रोजन कितने परसेंटेज लेते हैं, वह लिख लेना, 78.09% हम नाइट्रोजन लेते हैं। और उसके बाद और दूसरी गैस कौन सी होती है, वो आपकी होती है ऑक्सीजन गैस। दूसरी गैस कौन सी होती है, वो गैस होती है आपकी ऑक्सीजन गैस आपकी होती है। और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है, वो आपकी होती है 21% आपकी ऑक्सीजन गैस की मात्रा होती है। और उसके बाद हम लेते हैं क्या, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। इसकी मात्रा क्या होती है, वह होती है 0.03% आपकी CO2 की मात्रा होती है। और इसके बाद हम श्वास को छोड़ते हैं, यानी जब श्वास को क्या, यहाँ पे था हम श्वास ले रहे थे, अब क्या लिख लेना, जब हम श्वास को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, यानी कि अब हम सांस को क्या करें, छोड़ते हैं। तो आज जब छोड़ते हैं तो कौन कौन सी गैस उसमें आपकी होती है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन थी, यानी जो हमारी नाइट्रोजन थी, नाइट्रोजन क्या जैसे ही हमने ली वैसे हमने छोड़ दिया, नहीं जरा से भी इसका यूज भी नहीं किया। यानी 78.09% हमने ली थी और 78.09% हम वैसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन जो ऑक्सीजन था, यानी जो ऑक्सीजन दिया जा रहा है, तो ऑक्सीजन हमने लिया कितना था, 21% हमने ऑक्सीजन लिया था। तो अब जब हम ऑक्सीजन को छोड़ेंगे, तो ऑक्सीजन छोड़ेंगे कितनी, छोड़ेंगे वहां पे 17%। कितनी छोड़ते हैं, 17% हम यहाँ पे छोड़ते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रेशियो हो जाएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड जब हम सांस ले रहे थे कितना लिया था वहां पे, 0.033% हमने लिया था। अब लेकिन जब हम सांस को छोड़ते हैं, यानी हम सांस को छोड़ते हैं, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी 4% आपकी हो जाएगी। दोस्तों ये सारे पॉइंट भी आप नोट करते चलना। और एक पॉइंट और आप चाहे नोट कर सकते हैं कि जब श्वास के साथ जल भी निकलता है, यानी जब सांस के साथ जल भी आपका निकलता है, और जल निकलता है कितना, वह निकलता है 400 ml प्रतिदिन। यानी एक दिन में हम अपनी सांस के द्वारा कम से कम 400 ml जो हमारा जल होता है वो हम सांस के द्वारा निकाल देते हैं। तो ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 11 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि मूत्र का जो पीला रंग होता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा गया हमसे क्या, मूत्र का जो पीला रंग होता है, यानी जो मूत्र का पीला रंग होता है किसकी मौजूदगी के कारण होता है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। और ये नागपुर यार में क्वेश्चन आपका आया भी था, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरोक्रोम हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है।
यानी यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता क्या, जो मूत्र का रंग होता है वह कैसा हो जाता है, वह आपका पीला हो जाता है। और यूरोक्रोम का निर्माण होता कैसे, यानी यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण होता है आपका हीमोग्लोबिन के टूटने से इसका आपका निर्माण होता है। और दूसरा एक पॉइंट और नोट कर लें, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, यह जो पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है, तो पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है, इसका निर्माण भी आपका यकृत में आपका होता है। यानी कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो पित्त होता है, पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है, तो ये भी यहाँ पे आंसर नोट कर लें, दिमाग में क्लिक करके, हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है, इसका निर्माण कहाँ पे होता है, यकृत में होता है। इसका निर्माण कहाँ पे होता है, यकृत में इसका निर्माण होता है। और यह करता है कि यह वसा के पाचन में सहायता करता है। ये क्या करता है, यह करता है क्या, यह करता है वसा के पाचन में, ये करता है क्या, वसा के पाचन में सहायता करता है। वसा के पाचन में क्या करता है, ये आपका सहायता करता है। तो ये सारे पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, 12 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया कि शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। और ये क्वेश्चन का यारो जालंधर में आपका पूछा गया था। तो शरीर का तापक्रम नियंत्रित कौन करता है, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा हाइपोथैलेमस। क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दूसरा एक दो पॉइंट और आपको नोट करना हो, नोट कर सकते हैं कि जो हाइपोथैलेमस होता है, ये होता क्या है, ये हाइपोथैलेमस होता है कि यह आपका यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाला एक हार्मोन का नियंत्रण करता है। तो यानी हाइपोथैलेमस करता है क्या, यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन को क्या करता है, ये आपका नियंत्रित करता है। ये हमसे यहाँ पे पूछा जा चुका है। और दूसरा एक पॉइंट और आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि जो ये होता है, यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाले एक हार्मोन इससे स्रावित होता है, ये भी नोट कर सकते हैं, नोट करना हो। लेकिन जो मेन पॉइंट यही नोट कर ले कि शरीर का तापक्रम नियंत्रित कौन करता है, वह कौन करता है, वह आपका हाइपोथैलेमस ही आपका करता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, यानी मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि आपकी कौन सी है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, वो आपकी होती है पिट्यूरी ग्रंथि। कौन सी होती है, वो आपकी होती है पिट्यूरी ग्रंथि। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक दो पॉइंट और नोट करना, ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे बन चुका है। यानी जो हमारा यकृत होता है, जो यकृत होता है, कई बार आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो यकृत होता है इसका औसत वजन क्या होता है, यानी यकृत का औसत वजन, यानी यकृत का औसत वजन क्या होता है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या होता है, वह आपका हो जाएगा 1500 ग्राम। क्या हो जाएगा, 1500 ग्राम, या फिर क्या हो जाएगा 1.5 केजी। 1.5 केजी आपका इसका राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट करना है, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि यकृत में पित्त का निर्माण होता है। यानी कई बार पूछता है कि पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है, यानी पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है। तो पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है, इसका निर्माण आपके यकृत में होता है। अभी ऊपर ही हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। और एक पॉइंट और नोट कर लें, यह पित्ताशय में जमा होता है। या जो पित्त होता है कहाँ जमा होता है, ये आपका पित्ताशय में जमा होता है। और पित्त रस भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है। जो पित्त रस होता है इसका काम क्या होता है, जो भोजन होता है उसको क्षारीय बनाने के काम में आता है। तो सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, 14 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि ए बी रुधिर वर्ग में व्यक्ति को रुधिर दिया जा सकता है। और ये क्वेश्चन यारो बंगलोर में आपका पूछा गया था। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, ए बी को, क्या हो जाएगा, ए बी को हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दूसरे एक दो पॉइंट और नोट कर लेना यहाँ पे, ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यानी जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है, यानी जो ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, ए बी ब्लड ग्रुप होता है। कौन सा होता है, ए बी ब्लड ग्रुप हमारा होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर्वग्राही। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सर्वग्राही बोला जाता है। और एक नोट करना, जो ओ ब्लड ग्रुप होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर्वदाता। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सर्वदाता बोला जाता है। यानी ए बी ब्लड ग्रुप को बोलते हैं सर्वग्राही बोलते हैं, और ओ ब्लड ग्रुप को क्या बोलते हैं, सर्वदाता इसे बोला जाता है। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है जो 15 नंबर। इसमें पूछा गया कि रक्त अल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है। और ये क्वेश्चन आपका यारो जबलपुर में आपका पूछा भी गया है। तो जो रक्त अल्पता की स्थिति होती है ये किससे होती है, ये होती है आरबीसी की कमी में। यानी कि आरबीसी की जब कमी हो जाती है तो क्या होता है, यह होता है रक्त अल्पता आपकी रोग हो जाता है। सारे पॉइंट दोस्तों आप नोट करते चलना।
तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे 2-3 पॉइंट और ध्यान से सुन लेना, मैं केवल बता रहा हूँ, आप सुनते रहिएगा। यानी जो आरबीसी का निर्माण होता क्या है, या जो हमारा आरबीसी दी जा रही है, तो इस आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में इसका क्या होता है, अस्थि मज्जा में इसका आपका निर्माण होता है। और एक पॉइंट और नोट करना है, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि भ्रूण अवस्था में, पॉइंट नोट कर लेना क्या हो जाएगा, भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, तो इसका निर्माण कहाँ पे हो जाएगा, यकृत में, तब इसका निर्माण आपका वहाँ पे होता है। यानी भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में इसका निर्माण आपका होता है। और आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है, ये भी पॉइंट नोट करना, जो ये आरबीसी होती है, इस आरबीसी का मुख्य कार्य होता है क्या, इसका मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन पहुंचाना शरीर के सेल में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना। आरबीसी का मेन काम यही होता है कि जो ऑक्सीजन पहुंचाना शरीर के सेल में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये इसका काम होता है। और एक पॉइंट और ध्यान सुनना दोस्तों, प्लेटलेट्स की कमी से क्या होता है, यानी जब प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो जो रक्त का थक्का होता है, रक्त का थक्का आपका नहीं जमता है। और तो एक पॉइंट और चाहे आप नोट कर लेना कि जो WBCG की कमी से प्रतिरक्षक क्षमता क्या हो जाती है, वो आपकी कमजोर आपकी हो जाती है। दोस्तों सारे पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। और दोस्तों यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री को स्टार्ट होता है, यानी आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के भी आपके पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, यानी 60 नंबर के आपके एग्जाम में केमिस्ट्री भी आपकी पूछी जाती है। दोस्तों यहाँ पे मैं जितने भी पॉइंट आपको नोट कराऊँ, सारे पॉइंट आप नोट करते चला, आपके एग्जाम से यही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें पूछा गया कि आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे माना जाता है, तो आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे माना जाता है, तो राइट आंसर इसका नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, एंटोनी लेवाइसियर, क्या हो जाएगा, एंटोनी लेवाइसियर हमारा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों कुछ पॉइंट और आप चाहें तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ये भी आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। यानी जीव विज्ञान का जनक किसको बोलते हैं, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, यानी जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो कौन हो जाएंगे, राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, अरस्तु। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरस्तु हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दूसरा एक पॉइंट और नोट करना, जो भौतिकी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, यह भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि भौतिकी विज्ञान के जनक कौन है, यानी भौतिकी विज्ञान के जनक कौन है, कि जनक कौन है, ये हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो भौतिकी विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे, वो आपके हो जाएंगे न्यूटन। कौन हो जाएंगे, वो आपके हो जाएंगे न्यूटन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद हमारा जो केमिस्ट्री का अगला क्वेश्चन आता है 17 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया है कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो राइट आंसर नोट कर लेना, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, वह आपका हो जाएगा Fe2O3 इंटू XH2O। किसका होता है, ये आपका होता है जंग का रासायनिक सूत्र आपका ये हो जाता है। और दोस्तों कुछ पॉइंट और आपको नोट कर सकते हैं, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप सुनते रहिए ना, कि जो लोहे में जंग लगने वाली पदार्थ कौन सी होती है, वह आपकी फेरस क्या हो जाती है, वह आपकी होती है कि फेरसोफेरिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है, वह आपका होता है फेरसोफेरिक आपका ऑक्साइड होता है। और यह होता है कि यह आपका भूरी परत के रूप में लोहे पर जम जाती है। यानी जो जंग होता है, जंग कैसी जमती है, ये आपकी जो जमती है भूरी परत के रूप में लोहे पर आपकी जम जाती है। यानी लोहे पर जंग लगने से बार क्या होता है, बढ़ जाता है। कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि अगर कोई लोहा है और उसमें जंग लग जाता है, यानी जो जंग लगा हुआ लोहा है, यानी जो हमारा क्या होगा, जो जंग लगा हुआ लोहा होता है, इसका भार क्या होता है, अगर लोहे पे जंग लग जाता है उसका भार क्या होता है, उसका भार आपका बढ़ जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई आपके एआरओ जेडारो में ये आपका क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। दोस्तों सारे पॉइंट आप बिल्कुल नोट करते चलिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रहा है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, यानी न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। और ये क्वेश्चन एआरओ लखनऊ में आपका पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। किसने की थी, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और कुछ पॉइंट और नोट कर लें, जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता क्या, न्यूट्रॉन आपका एक उदासीन कण है। न्यूट्रॉन क्या होता है, ये आपका होता है क्या, ये आपका एक उदासीन कण होता है। ये क्या होता है, ये आपका उदासीन कण आपका होता है। और दोस्तों एक दो पॉइंट और नोट कर लेना, कई बार आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जो जे थॉमसन है,
जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? इन्होंने की थी इलेक्ट्रॉन की। इन्होंने किसकी की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने की थी। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड कौन थे? एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने किसकी खोज की थी? इन्होंने खोज की थी प्रोटॉन की खोज की थी। ये भी पॉइंट आप नोट कर लेना कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज आपकी की थी। ये सारे पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन आता है, वो आता 19 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपका कितना स्कोर हो रहा है। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगती हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप चैनल नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे चल के आपको इस तरह वीडियो मिलते रहे। और दोस्तों यकीन मान चलना, एग्जाम तक मैं उतने आपको क्वेश्चन करा दूंगा कि यानी आप एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस मैं जो डेली प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, जो मैं डेली प्रैक्टिस सेट हो रही है आपकी मॉर्निंग में 6 बजे आपकी स्टार्ट हो जाती है, तो ये प्रैक्टिस सेट जरूर ले रहे। यहाँ से आपका पूरा रिवीजन तो होता ही जाएगा। और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन कराता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते, तो आप ये सारे पॉइंट नोट करते चलिएगा। यानी नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो नीला थोथा का रासायनिक नाम नोट कर लेना। क्या होता है? वह आपका हो जाता है कि कॉपर सल्फेट। क्या हो जाता है? वह आपका होता है कॉपर सल्फेट। आपका नीला थोथा का रासायनिक सूत्र आपका हो जाता है। और इसका एक पॉइंट नोट करना है कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। रासायनिक सूत्र कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यह नोट कर लेना। क्या हो जाएगा? CuSO4 और इंटू 5H2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट करें, जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र नोट कर लेना। क्या हो जाए? KNO3। क्या हो जाए? KNO3 आपका हो जाता है। और जो आर्गन दिया गया, जो ये आर्गन दिया जाता है, इसका भी एक पॉइंट नोट कर लेना कि आधुनिक आवर्त सारणी के ये 18 किस वर्ग में रखा गया, यानी जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें किस वर्ग में आपका रखा गया, इसका वर्ग संख्या नोट कर लेना। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्गन को किस वर्ग में रखा गया, किस वर्ग में रखा गया। ये आपका 18वें वर्ग में आपका रखा गया है। ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 20 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। वह क्या हो जाएगा? वह आपका आर्गन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों एक दो पॉइंट और आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, ये भी आपके एग्जाम में कई बार आपके पूछे जा चुके हैं। यानी कि रेडान क्या होता है? गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता। जैसे एक जो रेडान गैस होती है, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि जो कौन सी गैस ऐसी है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो वायुमंडल में कौन सी गैस आपकी नहीं पाई जाती, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो वायुमंडल में कौन सी गैस आपकी नहीं पाई जाती, वो आपकी हो जाएगी रेडॉन। कौन सी गैस हो जाएगी? वो आपकी हो जाएगी रेडॉन गैस, वायुमंडल में आपकी नहीं पाई जाती है। और रेडॉन गैस ही तत्व में सबसे भारी है। और जो रेडॉन गैस होती है, रेडॉन गैस होती है, ये आपकी गैसीय तत्वों में कैसी होती है? सबसे भारी होती है। गैसीय तत्वों में क्या होती है? ये आपकी सबसे भारी आपकी ये गैस आपकी हो जाती है। तो सारे पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। आपके एग्जाम में यही से क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे जब भी आपका पेपर कहीं भी लगता है। और दोस्तों एक बार और पॉइंट नोट करना, ये भी कई बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आर्गन गैस होती है इसको क्या कहते हैं? जो आर्गन गैस को एक पॉइंट और नोट कर लेना, इसको नोबेल गैस भी कहा जाता है। कई एक बार एग्जाम में पूछा गया कि नोबेल गैस किसे बोलते हैं, तो आर्गन गैस को क्या बोलते हैं? नोबेल गैस आपका बोला जाता है। तो सारे पॉइंट आप ध्यान से लिखते रहिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 21 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, यानी रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, ये हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी हेनरी बैकेरल ने। किसने की थी? हेनरी बैकेरल ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट कर ले, जो डाल्टन थे, ये डाल्टन ने किसकी खोज की थी? इन्होंने खोज की थी परमाणु सिद्धांत की। किसकी खोज की थी? इन्होंने खोज की थी परमाणु सिद्धांत की। इन्होंने खोज की थी किसकी खोज की थी? परमाणु सिद्धांत की इन्होंने खोज की थी। और कब की थी? ये की थी इन्होंने 1803 में इसकी आपकी खोज की थी। और दूसरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा ताकि मैं आपको एग्जाम तक वैसे क्वेश्चन को प्रोवाइड करा सकूं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों यकीन मान चलना, मैं एग्जाम तक जितने वो क्वेश्चन कर रहा हूँ, बस आप ये सारे क्वेश्चन नोट कर लेना। और जो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करा हूँ, ये पॉइंट नोट करते चला, आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 22 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा गया कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है।
तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, वह आपका होता है मीथेनोइक अम्ल। कौन सा होता है, मीथेनोइक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दूसरे अम्ल की बात हो रही है तो कुछ पॉइंट और यहाँ पे आप नोट कर लेना कि जो टमाटर होता है, जो हमारा क्या होता है, जो हमारा टमाटर होता है, इसमें कौन सा अम्ल आपका पाया जाता है। एक पॉइंट नोट करना, जो इमली होता है, इमली में आपका कौन सा अम्ल होता है। एक नोट करना, संतरा हो गया, संतरा में कौन सा अम्ल होता है। एक पॉइंट नोट करना, जो सेब हो गया, सेब में कौन सा अम्ल आपका होता है, ये नोट कर लेना। और एक और नोट कर लें, जो कार की बैटरी होती है, जो कार की बैटरी होती है, इसमें कौन सा अम्ल आपका प्रयोग होता है। ये सारे पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। तो जो टमाटर होता है, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, वह आपका लिख लेना। कौन सा लिख लेना, आगजैलिक। कौन सा अम्ल होता है, वह लिख लेना आगजैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, वो आपका होता है आगजैलिक अम्ल आपका होता है। तो यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बस जो पॉइंट नोट करा हूँ सारे आप नोट करते चलिएगा। और इमली में कौन सा अम्ल होता है, इसमें आपका होता है टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा होता है, इसमें आपका होता है टार्ट्रिक अम्ल आपका इसमें पाया जाता है। और एक पॉइंट और नोट कर, संतरे में कौन सा अम्ल होता है, इसमें होता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा होता है, इसमें होता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, इसमें नोट कर लेना, सिट्रिक अम्ल आपका इसमें पाया जाता है। और एक पॉइंट और नोट करना, जो यहाँ पे लिखा सेब, सेब में कौन कौन सा अम्ल होता है, इसमें आपका होता है मैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, मैलिक अम्ल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैलिक अम्ल आपका इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और एक पॉइंट लिखा है, कार की बैटरी में कौन सा अम्ल होता है, इसमें कौन सा अम्ल होता है, आपका होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, वो आपका होता है नाइट। राइट आंसर नोट कर लेना, सल्फ्यूरिक, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, राइट आंसर हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी कार की बैटरी में कौन सा अम्ल होता है, आपका सल्फ्यूरिक अम्ल आपका वहां पे पाया जाता है। अगले क्वेश्चन आता है 23 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि मानव शरीर का पीएच रेंज कितनी होती है। तो मानव शरीर की जो पीएच रेंज होती है, ये आपकी कितनी होती है। कई बार आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर नोट कर लेने, क्या हो जाएगा, 7.35 से लेकर 7.45 हमारा बिल्कुल राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको जयपुर या में आपको क्वेश्चन पूछा भी गया था। और दोस्तों यहाँ पे अगर पीएच मान की बात हो रही है, तो पीएच मान का हमेशा आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे आप नोट करते चलना, आप एग्जाम बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला नोट करना, जो नींबू होता है, पहला एक नोट करना जो हमारा नींबू होता है, यानी कौन होता है, जो नींबू होता है। और एक नोट करना जो सिरका होता है, एक पॉइंट नोट करना जो सिरका होता है। और एक पॉइंट नोट करना जो टमाटर होता है, एक पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा टमाटर हो जाएगा। और एक पॉइंट नोट करना जो मानव मूत्र होता है, एक नोट करना जो मानव का क्या होता है, मूत्र आपका होता है। और एक पॉइंट नोट करना जो मानव लार होता है, यानी जो मानव का लार आपका होता है। तो हमसे ये पूछा गया इनमें से आपका पीएच मान कितना है, ये हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो नींबू का पीएच मान नोट कर लेना, क्या होता है 2.2 से लेके 2.4 आपका क्या होता है, नींबू का पीएच मान आपका होता है। दोस्तों जो पीएच मान वाला हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलता है। मैं जितने ही आपके नोट करा रहा हूँ सारे आप नोट करते चलिएगा। और जो सिरका होता है, ये जो हमारा सिरका होता है, इसमें पीएच मान कितना होता है, इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा 2.4 से लेकर 3.4 तक हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और एक दिया गया जो टमाटर है, तो टमाटर का राइट आंसर नोट कर लेना, क्या होता है, इसका पीएच मान नोट करना, 4 से लेकर 4.4 के बीच में इसका पीएच मान आपका होता है। और जो मानव मूत्र दिया जा रहा है, इसका पीएच मान कितना होता है, वह नोट कर लेना, क्या होता है 5.5 से लेके 7.5 तक आपका होता है। इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और जो मानव लार है, मानव लार में का पीएच मान कितना होता है, ये भी नोट कर लेना, करा ही रहे। 7.3 से लेके 7.5 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। और अगले क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, जो रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है। तो रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी हो जाएगी, राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, वह हमारा हो जाएगा प्रसारित करने पर शीतलित होती है, यानी प्रसारित करने पर शीतलित होती है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी हमारा दिया गया ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 25 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा, यानी सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार आपका कौन सा, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन हो जाएगा, ये हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर नोट कर लें, जो एंथ्रासाइट कोयला होता है, ये जो एंथ्रासाइट कोयला होता है ये सबसे शुद्ध आपका कोयला होता है। यानी सबसे शुद्ध कोयला कौन सा हो जाएगा, आपका एंथ्रासाइट हमारा सबसे शुद्ध कोयला आपका हो जाता है।
और दोस्तों कुछ पॉइंट और नोट कर लेना, कई बार आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर तो हो गया हमारा एंथ्रासाइट हमारा हो जाएगा। इसमें जो क्या हो जाएगा, ये शुद्ध कोयले का प्रकार एंथ्रासाइट होता है और इसमें कोयले की मात्रा कितनी % होती है, यानी कि इसमें सबसे शुद्ध कोयला का प्रकार में एंथ्रासाइट होता है। और इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, कार्बन की मात्रा नोट कर लें क्या होती है, 90 से लेकर 94% आपके इसमें कार्बन की मात्रा आपकी पाई जाती है। और यह कोयले का सबसे उत्तम कोटि का आपका होता है। और दोस्तों जो ये पीट कोयला दिया जा रहा है, ये पीट कोयला दिया जा रहा है, इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, इसमें कार्बन की मात्रा नोट कर लेना 40 से लेकर 50% इसमें कार्बन की मात्रा आपकी होती है। और जो ये दिया जा रहा है हमारा लिग्नाइट कोयला, जो लिग्नाइट कोयला दिया जा रहा है, इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, वह होती है आपकी 5.70%, 5.70% क्या होता है, इसमें कोयला की मात्रा आपकी होती है। और जो ये दिया गया बिटुमिनस कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, इसमें कार्बन की मात्रा नोट कर लें 70 से लेके 85% आपके इसमें कार्बन की मात्रा आपकी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट हो जाएगा, जिसमें कार्बन की मात्रा आपकी 90 से लेकर 94% आपकी होती है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 26 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। हमें ये बताना, जो ये 4 दिए गए इनमें से किसमें से आपको ये लगता है कि ऑक्सीजन आपकी नहीं है। तो इनमें किसमें ऑक्सीजन नहीं, जो क्रायोलाइट दिया जा रहा है, क्रायोलाइट में ऑक्सीजन आपका बिल्कुल नहीं है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में आपका पूछा भी गया था। और दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट जरूर नोट करना, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पहला नोट करें जो बॉक्साइट है, इस बॉक्साइट का सूत्र क्या है। ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बॉक्साइट का सूत्र नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, बॉक्साइट का Al2O3 इंटू 2H2O। ये किसका हो जाएगा, ये आपका बॉक्साइट का आपका सूत्र हो जाता है। और एक नोट करें जो डोलामाइट दिया गया, डोलामाइट का रासायनिक सूत्र क्या लिख लेना, CaCO3 इंटू Mg और CO3, ये किसका होता है, ये आपका डोलामाइट का आपका रासायनिक सूत्र आपका हो जाता है। और यहाँ पे एक दिया गया एप्सम लवण, ये एप्सम लवण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये भी नोट करने, कई बार आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, यानी MgSO4 और इंटू 7H2 ये किसका हो जाता है, ये आपका एप्सम लवण का रासायनिक सूत्र आपका हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट नोट कर। और यहाँ जो क्रायोलाइट का लिखा है, क्रायोलाइट का सूत्र क्या हो जाएगा, ये भी आप नोट कर लेना, क्या होता है, ये आपका होता है Na3 और इंटू AlF6, यानी AlF6, ये किसका होता है, ये आपका क्रायोलाइट का हो जाता है। यानी यहाँ पे हम सब में देख रहे हैं ऑक्सीजन सब में दिखाई पड़ रहा है, ऑक्सीजन सब में आपका है, लेकिन जो हमारा क्रायोलाइट दिया है इसमें ऑक्सीजन बिल्कुल आपका नहीं दिखाई जा रहा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों यकीन मान चलो, मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आप सारे क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, आप एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 27 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था, यानी स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा हैरी ब्रियरली, यानी हैरी ब्रियरली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों जो स्टेनलेस स्टील होता है, इसके कुछ पॉइंट और नोट कर लें। जो स्टेनलेस स्टील होता है इसमें कभी भी आपकी जंग नहीं लगती है, यानी जो स्टेनलेस स्टील होता है इसमें आपकी कभी भी आपकी जंग नहीं लगती है। और स्टेनलेस स्टील मजबूत होता है, इससे उपकरण बनाया जाता है। और जंग लगने से लोहा का वजन क्या होता है, ये पॉइंट हम सभी को पता है कि अगर लोहा हो गया उसमें जंग लगता है, उसका भार बढ़ जाता है। लेकिन जो स्टेनलेस स्टील होता है इसमें भी कभी भी आपका जंग आपका इसमें नहीं लगता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 28 नंबर आता है। और इसमें क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है। और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर में आपका पूछा भी गया था। दोस्तों यहाँ पे मैं जो डेली प्रैक्टिस सेट कराता हूँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट में वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे आप करा रहा हूँ। अगर आप ये भी सारे क्वेश्चन नोट करते चलेंगे ना, आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। बस मैं जो यहाँ पे मेन पॉइंट नोट करा, वो भी सारे पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। 28 नंबर पे पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है। और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इनमें से कार्बन का कौन सा यौगिक आपका नहीं है, तो क्या हो जाएगा, हीरा कार्बन का एक क्या हो जाएगा, ये हमारा कार्बन का एक यौगिक नहीं हो। क्योंकि हीरा होता है क्या, जो एक तो हीरा हो गया और एक ग्रेफाइट हो गया, ये कार्बन के क्या होते हैं, ये कार्बन के आपके अपरूप होते हैं। ये कार्बन के क्या होते हैं, ये कार्बन के आपके अपरूप होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करना, जो हीरा होता है, हीरा क्या होता है, ये आपका ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। यानी हीरा क्या होता है, ये आपका ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है।
और जो हीरा होता है, हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, ये भी नोट करना। कई बार आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता है, यानी हीरा का जो अपवर्तनांक होता है, तो हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है वह नोट कर लेना। अपवर्तनांक 2.417 इसका अपवर्तनांक आपका होता है। ये सारे पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक जो हमारा ऑप्शन दिया गया है, ये डोलामाइट। ये डोलामाइट क्या होता है? ये डोलामाइट होता है कि जो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम का आपका एक अयस्क का होता है। अब इसका भी हमने रासायनिक सूत्र वहां पे लिखा था। तो ये जो डोलामाइट होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, वह आपका हो जाता है CaCO3 इंटू Mg और CO3। ये इसका रासायनिक सूत्र आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो दिया गया है, जो मान लो डोलामाइट हो गया, हीरा हो गया, और ये संगमरमर दिया जा रहा है। तो ये संगमरमर होता है क्या है, जो चूना पत्थर से होता है। चूना पत्थर से किसका निर्माण होता है, वो संगमरमर का निर्माण आपका होता है। और संगमरमर का रासायनिक सूत्र नोट कर लेना, क्या होता है, CaCO3 क्या होता है, इसका आपका रासायनिक सूत्र आपका हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 29 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया कि एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे कहा जाता है, यानी एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे कहा जाता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो एरोमेटिक यौगिकों जन्मदाता किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं बेंजीन को। किसको बोलते हैं, बेंजीन को बोला जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करें, जो बेंजीन होता है, बेंजीन का सूत्र क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है कि जो बेंजीन होता है, बेंजीन का सूत्र क्या होता है, वो आपका होता है C6H6 होता है। और इसको बना, अगर इसका जो ये हम सोचे तो ग्राफ थोड़ा कैसे बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं, जो हमारे कार्बन, यानी कार्बन कितने हमारे 6 कार्बन, एक कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, और 2 कार्बन यहाँ पे हम यहाँ पे कर देते हैं। ये तो हमारे क्या हो गए, कार्बन हो जाते हैं। यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड हो जाता है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कर दो, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये हमारा सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। और सभी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन आपका लग जाता है। यानी सभी कार्बन के साथ हमारा क्या लग जाता है, एक एक आपका हाइड्रोजन आपका सभी के साथ आपका यहाँ पे लग जाता है। सभी के साथ एक एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे लग जाता है। ये आपको ऐसे बनाया जाता है। और दोस्तों एक बार इसके बाद हमारा एक अगला क्वेश्चन आता है, 30 नंबर आता है। और इसमें पूछा गया कि जो एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है। जो हमारा एल्कोहल होता है, तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो उस एल्कोहल का सामान्य सूत्र नोट करना, क्या होता है, CnH2n+1 माइनस का OH। ये किसका होता है, ये एल्कोहल का होता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है, CnH2n+1 और ये OH, ये हमारा एल्कोहल का सामान्य सूत्र आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे 3 पॉइंट और नोट करना, ये भी कई बार आपके एग्जाम में आते हैं। यानी पहला पॉइंट नोट करना, जो हमारा एल्कीन होता है, यानी एल्कीन एक नोट करना, क्या नोट करना, एल्कीन। या एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा, ये हमें बता दीजिए। और एक लिखना एल्काइन, एक नोट करना एल्काइन। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्काइन, यानी एल्काइन। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, ये हमें बता दीजिए। और एक नोट करना एल्डिहाइड, एक नोट करना, क्या नोट करना, एल्डिहाइड। यानी एक नोट कर लेना, एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र आपका क्या होता है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र नोट कर लेना, एल्कीन क्या होता है, ये आपका हो जाएगा CnH2n। CnH2n किसका हो जाएगा, एल्कीन को हो जाएगा। और जो हमारा एल्काइन दिया गया, एल्काइन क्या हो जाएगा, एल्काइन नोट करना CnH2n, यानी H2n-2, ये किसका, एल्काइन का सामान्य सूत्र हो जाता है। और एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है, ये भी नोट करना, क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा CnH2n+1 और CHO, ये किसका, ये आपका एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र आपका हो जाता है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप बिल्कुल ये नोट कर लेना। यानी एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, एल्डिहाइड का क्या होता है, और यहाँ भी हमने एल्कोहल को देख ही चुके हैं। ये सारे नोट करना, आपके एग्जाम में यहाँ बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हमारा क्या होता है, इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है, ये फिजिक्स स्टार्ट हुई है। फिजिक्स के आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर होते हैं, 20 नंबर की फिजिक्स पूछी जाती है। और जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र क्या होता है। और ये क्वेश्चन को एआरओ नागपुर में आपका पूछा गया। और दोस्तों ये मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन ही नहीं है, ये आप एग्जाम में आए हो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल अभी से नोट करते चलिएगा। तो 31 नंबर पूछा गया, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा होता है। तो सबसे पहले ये बताइए, जो हमारा गुरुत्वीय स्थिरांक दिया जा रहा है, यानी जो बल होता है, बल F बराबर, पहले ये निकालो, बल बराबर क्या होता है, F बराबर नोट करना, क्या होता है, वो आपका G m1 m2 बटे r स्क्वायर होता है।
तो यहाँ हमसे इस g का मान पूछा जा रहा है कि इसका हमें ये बताओ विमीय सूत्र क्या होगा। तो इसका विमीय सूत्र नोट कर लेना। विमीय सूत्र कितना होता है, वह होता है m की पावर -1, l की पावर 3 और t की -1, यानी कि m की पावर 1 और l की पावर 3 और t की पावर -2। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। यानी सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र क्या होता है, m की पावर 1, l की पावर 3 और t की पावर -2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों एक दो और विमाक सूत्र लिख लेना जो कई बार आपके एग्जाम में कई बार आपके रिपीट होते हैं यहाँ पे। यानी जो विद्युत आवेश होता है, एक तो ये नोट करना जो हमारा विद्युत आवेश होता है, यानी जो विद्युत आवेश को होता है इसका विमीय सूत्र हमें बता दीजिए। कई बार आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है। और एक नोट कर लें जो हमारी विद्युत धारिता होती है, एक नोट करना जो विद्युत धारिता का विमीय सूत्र हमें बता दीजिएगा। और एक नोट करना जो हमारा विद्युत विभव होता है, एक नोट करना क्या, विद्युत विभव, एक नोट करना विद्युत विभव का विमा सूत्र आपका क्या हो जाएगा। और एक नोट कर लेना जो हमारा विद्युत प्रतिरोध होता है, और एक नोट क्या कर लेना जो हमारा विद्युत प्रतिरोध होता है, जो विद्युत क्या होता है, प्रतिरोध होता है, इसका विमीय सूत्र हमें और बता दीजिए। तो विद्युत जो आवेश होता है इसका विमीय सूत्र क्या होता है, ये नोट करना AT, इसका विमीय सूत्र आपका हो जाता है। और विद्युत धारिता का विमीय सूत्र क्या होता है, यह नोट करना m की पावर -1 और l की पावर -2 और t की पावर 4 और a की पावर होल स्क्वायर। ये किसका, विद्युत धारिता का विमीय सूत्र आपका हो जाता है। और जो दिया था विद्युत विभव, विद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या होता है, ये भी नोट करना, m की पावर क्या हो जाए, m l की पावर स्क्वायर और t की पावर -3 और a की पावर -1 हो जाएगा। और विद्युत प्रतिरोध का विमीय सूत्र नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा m l की स्क्वायर, t की पावर -3 और a की पावर -2। ये दोस्तों जो मैं लिखा विद्युत विमा का सूत्र लिखा ये नोट करना। अगर यहाँ कोई क्वेश्चन बनेगा आपको यहीं से आपको देखने मिलेगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट आपके एग्जाम में होते हैं। ये सारे पॉइंट नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 32 नंबर आता है, और इसमें क्या पूछा गया कि जूल निम्नलिखित में से इकाई है, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जूल किसकी इकाई होती है, ये आपकी ऊर्जा की आपकी इकाई हो जाती है। और दूसरा एक पॉइंट और नोट करना, जो तापमान की इकाई क्या होती है, सेंटीग्रेड होती है। तापमान की इकाई क्या होती है, ये भी नोट करना है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो तापमान की इकाई क्या होती है, वह आपकी सेंटीग्रेड आपकी हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी दिया जाता है ये तब बिल्कुल राइट आंसर होगा जब हमसे पूछा जाएगा तापमान की इकाई क्या होगी। तो तापमान इकाई क्या हो जाएगी, तो सेंटीग्रेड दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और उससे एक दो पॉइंट और नोट कर लेना, जो बल होता है, बल की इकाई क्या होती है, बल की इकाई नोट करना क्या होती है, बल की इकाई हमारी हो जाएगी न्यूटन हमारी हो जाएगी। और एक नोट करना जो दाब की इकाई क्या होती है, यानी जो दबाव होता है दबाव की इकाई क्या होती है, इसका नोट कर लेना न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों ऊर्जा की बात हुई तो ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है, ऊर्जा का विमा सूत्र नोट कर लेना, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका विमा सूत्र हो जाएगा ml स्क्वायर हो जाएगा और t की पावर -2 का होल स्क्वायर हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और ऊर्जा कैसी राशि होती है, जो ऊर्जा होती है कैसी राशि होती है, ऊर्जा एक अदिश राशि है। यानी जो ऊर्जा हमारा दिया गया ऊर्जा कैसी राशि होती है, ऊर्जा आपकी एक कैसी राशि हो जाएगी, ये आपकी अदिश राशि आपकी हो जाती ऊर्जा ये। और इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आता है 33 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि अश्वशक्ति किसका एकक है, यानी अश्वशक्ति किसका एकक है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो अश्वशक्ति किसका एकक हो जाता है, ये आपका शक्ति का एकक हो जाता है। और एक पॉइंट और नोट करना, कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि एक अश्वशक्ति यानी एक हार्स पावर बराबर किसके बराबर होता है, ये आपका बराबर होता है 746 वाट की आपके बराबर होता है। और दोस्तों शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी जो शक्ति होता है, जो शक्ति दिया जा रहा है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी इसका शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो शक्ति का एसआई मात्रक नोट कर लेना क्या होता है, वह आपका वाट हो जाता है। यानी अश्वशक्ति किसका एकक होता है, ये आपका शक्ति का एकक हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 34 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी की पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो यह घड़ी कैसी हो जाएगी, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और ये आपको जयपुर यार में क्वेश्चन पूछा भी गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह आपकी हो जाएगी कैसी हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। और सुस्त किस वजह से हो जाएगी, ये भी आपको पता होगा सुस्त किस वजह से हो जाएगी। जो इसका मान नोट करना, टी बराबर सूत्र क्या होता है, वो आपका होता है 2 पाई √L/G होता है।
और दोस्तों अगर हम ये करते हैं कि पृथ्वी से कोई वस्तु घड़ी को हम चंद्रमा पर ले जाते हैं, तो चंद्रमा पर क्या होता है, जो उसका गुरुत्वीय त्वरण होता है, तो जी का मान क्या होता है, चंद्रमा पर कम होता है। तो अगर जी का मान कम हो जाएगा तो टी का मान क्या होता है, टी का मान बढ़ जाता है। तो टी का मान अगर बढ़ गया तो घड़ी कैसी हो जाएगी, घड़ी आपकी सुस्त पड़ जाती है। यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला हमारा क्वेश्चन आता 35 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है, यानी एक धातु के तार में विद्युत का प्रभाव किसके द्वारा होता है। और ये क्वेश्चन हमारा एआरओ जबलपुर में आपका पूछा भी गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों के कारण। किससे होता है, इलेक्ट्रॉनों के कारण से होता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 36 नंबर आता है, और यहाँ से हमारा जीके स्टार्ट हो जाता है। और जीके के टोटल आपके 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, यानी 40 नंबर के आपके एग्जाम में जीके पूछी जाती है। और पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि जैनों के अंतिम तीर्थकार कौन थे, यानी जैनों के अंतिम तीर्थकार कौन थे। तो जैनों के अंतिम तीर्थकार कौन हो जाएंगे, वो आपके हो जाएंगे वर्धमान महावीर। कौन हो जाएंगे, वो आपके हो जाएंगे वर्धमान महावीर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट कर लेना कि जो इसके ये तो हमारे क्या होते हैं, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन है, महावीर हो गए। और कई भाई कई एग्जाम ये भी पूछता है कि इनके ये बताओ कि 30वें तीर्थकार कौन थे, यानी इनके तीर्थकर हमसे कभी कोई पूछ लेता है इनके 23वें तीर्थकर कौन थे। ये हमसे कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 23वें तीर्थकर कौन थे, वो आपके थे कौन, पार्श्वनाथ। वो कौन थे, वो आपके नोट कर लेना, कौन हो जाएंगे, पार्श्वनाथ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, वो आपके पार्श्वनाथ हो जाएंगे। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आपको कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछा गया कि भारत के किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और ये क्वेश्चन आपका यारो नागपुर में आपका पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो किस देश के साथ किया था, इन्होंने चीन के साथ किया गया था। और ये कब किया गया था, ये किया गया था आपका 29 अप्रैल। ये किया कब किया गया, ये आपका 29 अप्रैल और 1954 में ये आपका पंचशील समझौता हुआ था। और इसमें हुआ क्या था, इस संधि में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने शांति स्थापित करने के लिए निम्न विषयों पर हस्ताक्षर किए। तो पहला कि उन्होंने कहा था कि एक दूसरे की अखंडता पर संप्रभुता को सम्मान करेंगे और एक दूसरे पर आक्रमण कभी नहीं करेंगे। और एक इन्होंने बात और बोली थी कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हम कभी भी हस्तक्षेप भी नहीं करेंगे। और एक बात और कहा कि सम्मान और परस्पर लाभकारी संबंध हम हमेशा बनाए रखें, और जो कभी किया ही नहीं था। और एक और इसमें संधि हुई थी कि शांतिपूर्ण सा अस्तित्व में रहेगा, और ये सब कुछ भी अपनाया नहीं गया था। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया कि भारत ने किस देश के साथ पंचशील समझौते पर संधि पर हस्ताक्षर किया था, कब किया था, इन्होंने चीन के साथ किया था। और कब किया था, ये 29 अप्रैल 1954 में किया था। ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लेना है, ये भी पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 38 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आपका आता है। और ये आपका एआरओ जयपुर में आपका पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, इनके बीच में कौन सा आता है, आपका बृहस्पति ग्रह आता है। कौन सा आता है, वो हमारा आता है बृहस्पति ग्रह आपका आ जाता है। क्योंकि जो बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। कई बार आपके एग्जाम पूछता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, जो बृहस्पति ग्रह है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और यह मंगल और शनि के बीच स्थित होता है। और इसका एक उपग्रह जो गैनीमेड होता है, इसका एक उपग्रह नोट कर लेना, इसका उपग्रह काफी फेमस है। कई बार आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो इसका उपग्रह होता है गैनीमीड, जो हमारा उपग्रह होता है गैनीमीड होता है। ये गैनीमेड सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। और इसका रंग कैसा, इसका जो रंग है, इसका रंग कैसा, इसका रंग आपका पीला कलर का आपका ये है। और सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले जो विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों का समूह होता है, ये सब मिलकर क्या करता है, ये एक सौरमंडल का निर्माण करता है। इसका राइट आंसर नोट कर लें, बृहस्पति हमारा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 39 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शिखर दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा होता है, वह आपका होता है अनाईमुड़ी। कौन सा होता है, वह आपका होता है अनाईमुड़ी होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका नोट कर लेना। दोस्तों जो ये अनाईमुड़ी शिखर होती है, दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची होती है। और इसकी अगर ऊंचाई की बात करें, इसकी ऊंचाई नोट कर लें कितनी है, 8,843 मीटर इसकी क्या है, इसकी आपकी टोटल इसकी ऊंचाई हो जाती है।
और इसे केरल के गौरव के रूप में भी जाना जाता है, और इसे दक्षिण का हिमालय और दक्षिण भारत का एवरेस्ट के रूप में भी जाना जाता है। किसे? अनाई को जाना जाता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 40 नंबर आता है, इसमें पूछा गया विद्युत चुंबक का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था। और ये क्वेश्चन आपका यारो जबलपुर में आपका पूछा भी गया था। तो विद्युत चुंबक का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाए? विलियम स्टूजोन, यानी विलियम स्टूजोन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों अगर यहाँ पे आविष्कार की बात चल रही है तो 4 आविष्कार और नोट करना जो सबसे कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यानी पहले तो हमें ये बता दो जो हमारा विद्युत चुंबक होता है, यानी जो हमारा विद्युत चुंबक होता है इसका आविष्कार किसने किया, ये तो हमने नोट कर ही लिया। विद्युत चुंबक तो हो गया, विद्युत चुंबक किसने? विलियम स्टूजोन हो गया। अब एक नोट करना जो हमारा परमाणु भट्टी है, एक नोट कर लेना, ये कई बार आपके एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परमाणु भट्टी क्या नोट करना, जो हमारा एक नोट करना परमाणु भट्टी हो गया। और एक और बताना जो इलेक्ट्रॉन हो गया, एक और बताना जो ये इलेक्ट्रॉन हो गया। और एक और बता देना जो परमाणु मॉडल हो गया है, जो परमाणु मॉडल हो गया है, एक बताना जो परमाणु मॉडल है। ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये तो सभी को पता है, विद्युत चुंबक तुम्हारे कौन? विलियम स्टूजोन हो ही जाएंगे। और इसके बाद हमारा जो परमाणु भट्टी दिया जा रहा है, परमाणु भट्टी की आविष्कार किसने किया था? इसकी किया था एनरिको फर्मी ने। किसने किया था? यह किया था आपका एनरिको फर्मी। किसने किया था? एनरिको फर्मी ने किया था। किसने किया था? एनरिको फर्मी ने किया था। और इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन किसने किया था? ये भी कई बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा चुका। तो जे जो थॉमसन थे, कौन हो जाएंगे? जे थॉमसन हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला पॉइंट जो है परमाणु मॉडल, इसका आविष्कार किसने किया था? इसका किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। किसने किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? अर्नेस्ट रदरफोर्ड हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये चारों पॉइंट नोट करना, कई बार आपके एग्जाम ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल चुके हैं, तो सारे पॉइंट बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है 41 नंबर आता है, इसमें पूछा गया भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का समाप्त करता है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद नंबर 17 दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में जो अस्पृश्यता, जिसे हम छुआछूत भी जानते हैं, का निवारण का प्रावधान किया गया। और अनुच्छेद जो हमारा 20 दिया है, अनुच्छेद 20 में क्या दिया है? इसमें क्या अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में? वो अनुच्छेद 20 में। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर 17 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 42 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया कि भारत में 1967 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने की खालिस्तान द्वारा अनुमति दी गई थी। तो किसके द्वारा अनुमति इसकी दी गई थी? दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। मैं आपको हिंट दे सकता हूं कि आपका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में एक बिल्कुल राइट आंसर है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। आपके कमेंट का मैं बिल्कुल वेट करूंगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया 43 नंबर में कि निम्न में से किस वर्ष राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई की थी। और ये क्वेश्चन आपका यारो जबलपुर में आपका पूछा भी गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? 1605, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन कराऊं सारे के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। क्योंकि 1605 ईस्वी में हुआ क्या था कि अकबर के देहावसान के बाद जहांगीर ने जो मुगल तख्त पर आसीन बैठ गए थे, यानी 1605 में अकबर का देहावसान, यानी जो अकबर की मृत्यु हो जाने के बाद जहांगीर क्या थे, जो मुगल तख्त था उस पर क्या हुआ, ये विराजमान हो गए थे, बैठ गए थे वहां पे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया गया, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 44 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि सरकार के खिलाफ शुरू किए गए खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे, यानी खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे। और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा हमारा महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। यानी जो भारत के गुजरात राज्य में स्थित जो खेड़ा नामक स्थान था, वहां पे खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। और खेड़ा सत्याग्रह हुआ क्या था? जो खेड़ा में स्थानीय जो किसान थे वहां के नेताओं के अनुरोध पर गांधी जी ने 1918 में राजस्व माफी के लिए किसानों के संघर्ष के समर्थन करने का निर्णय लिया था। और इस आंदोलन में प्रमुख नेता के रूप में भी उभर कर आए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर जो सी हमारा दिया गया, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता 45 नंबर आता, इसमें पूछा गया कि 1925 के कोकरी षड्यंत्र में शामिल होने के कारण निम्न में से किसको फांसी की सजा सुनाई गई थी।
तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा अशफाकुल्ला खान। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अशफाकुल्ला खान, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ जो काकोरी ट्रेन एक्शन, एक ट्रेन डकैती थी जो 9 कब हुई थी, ये आपकी हुई थी 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास एक काकोरी नामक गांव में ब्रिटिश राज के खिलाफ हुई थी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी दौर की गई थी। यानी गौरतलब एक बात और याद रखना है कि स्वतंत्रता सेनानी जो राम प्रसाद बिस्मिल हो गए और अशफाकुल्ला खान हो गए और एक राजेंद्र लाहौरी थे और रोशन सिंह को दिसंबर 1927 को काकोरी डकैती में शामिल होने के लिए फांसी की सजा उस समय दे दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर जो ए हमारा दिया गया ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हमारा मैथ स्टार्ट हो जाता है। मैथ के टोटल आपके 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी 20 नंबर की आपकी मैथ आती है। और जो हमारा पहला मैथ क्वेश्चन दिया जा रहा है 46 नंबर। यानी दोस्तों एक बात याद रखना, जो मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, इतने हार्ड क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाते आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में। तो मैथ्स है वो बिल्कुल घबराना नहीं, बस जो साइंस वाले क्वेश्चन है साइंस वाले क्वेश्चन नोट करते चलना, वहीं से आपके पेपर में सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और 46 नंबर हमसे पूछा जा रहा है कि एक परीक्षा में जो परिंजाय कोई व्यक्ति है ने 272 अंक प्राप्त किए जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था, तो परीक्षा में कितने अंक की थी। अब ये मान लेते हैं कि हमारा टोटल परीक्षा मान लो 100 अंकों की थी, ठीक है 100 अंकों की थी, तो 100 का अगर हम 64% दिया गया तो 100 का 64%, यानी 100 का जो हम अगर निकालते हैं 64% किसके बराबर दिया गया, कुल अंक 272 के बराबर हमारा दिया जा रहा है। तो ये बताओ 100 बराबर कितना हो जाएगा, वह आपका 100 टोटल पूर्णांक कितना बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 272 और बटे यहाँ पे हो जाएगा 64 हो जाएगा और गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब जो जो मान वैल्यू कटे यहाँ पे हम काट लेते हैं। सबसे पहले वहाँ 2 से काटते हैं, यहाँ कितना हो 2 तिहाई 6 2 9 4 हो गया, 2 से काटो 2 1 के 2 2 तिहाई 6 2 6 12 हो गया। अब इसको काटो 4 से काटे कितने बचेगा, ये 8 बार गया, यहाँ पे 4 तिहाई 12 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, यानी कि कितना 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 12 1 13 हो गया और 4 चौक 16 हो गया। अब फिर 2 से काटो, यहाँ कितना 2 चौको 8 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया हमारा 17 हो गया। अब 4 से इसे हम काट दे कितना हो गया, यहाँ 25 हो गया। अब इसे 17 गुणे हम जैसे 25 करेंगे तो कितना आंसर हमारा निकल के आ जाएगा, यानी कि 17 गुणे आप इसे कर दो 25 तो कितना निकल के आ जाएगा, तो राइट आंसर नोट कर ले 425 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 425 हमारा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। यानी कुल पूर्णांक कितने होता है, कुल पूर्णांक आपका हो जाएगा 425 को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 47 नंबर आता है। इसमें पूछा क्या जा रहा है कि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 2400 रुपए की राशि यानी 3350 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% और बढ़ जाती है तो कितनी राशि हो जाएगी। दोस्तों जो अब हम निकाल क्या लेते हैं, हमें तो पता हो गया बढ़ के कितनी हो गई 3350 हो गई, ये हमें तो पता हो गया। अब हमें अगर दर को 1% बढ़ा दे तो जो हमारा कुल मूल्य दिया गया हम इसी का 1% निकाल लेंगे और जो हमारा निकल के आएगा 1% और 4 वर्षों में उसे हम सिंपल सा इसमें जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि पहले दिया गया 4 वर्ष दिए गए और मूलधन कितना दिया गया, वो दिया गया 2400 दिया गया और दर कितनी बढ़ाई हमने 1% बढ़ाई है, तो कितना ब्याज यहाँ पे मिल जाएगा 1% के हिसाब से 0 से 0 काट देंगे, ये दोनों कट गए और 24 गुणे हम 4 करें कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 6 हासिल आए 1 4 दूनी 8 96। अब इस सिंपल से हमारा 96 कब आया, जब हमारा 1% दर बढ़ाई तो हमने 96 हमारा निकल के यहाँ पे आ गया। अब इस 96 करना क्या, जो हमारा 3350 दिया जा रहा है 3350 दिया गया, सिंपल सा वो इस 96 को इसमें जोड़ देना, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 आ गया, अब यहाँ पे जोड़ो कितना 9 5 कितना हो गया 14 4 हो गया, हासिल आ गया 1। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 46 आ गया। अब हम 46 देखते केवल एक ही ऑप्शन ऐसा जिसमें लास्ट में 46 दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यानी कि अगर इसे टोटल जोड़ेंगे भी तो हमारा कितना आ जाएगा 3446 हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 48 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि यदि 21 चॉकलेट को 5:2 के अनुपात में साझा किया जाए तो छोटी हिस्सेदारी वाली चॉकलेट क्या होगी। यहाँ पे दिया 21 चॉकलेट है और उनका अनुपात दिया गया 5, ये हमारा छोटा अनुपात है, ये हमारा बड़ा अनुपात है। और हमसे पूछा क्या गया छोटी हिस्सेदारी, ये हमें 2 का मान पूछा जा रहा है और टोटल है कितना, यानी 5 और 2, यानी 5 2 कितना हो गया 7 हो गया। और ऐसे तो 7 अनुपात दिया जा रहा है और ऐसे बराबर किसके 21 के बराबर, किसके बराबर है 21 के। यहाँ पे आप x भी लिख सकते हैं, इसे 5x कर लो, इसे 2x कर लो, तो ये कितना हो जाए 5 2 7x आपका यहाँ पे हो जाता है।
तो 7x बराबर 21 के x बराबर कितना हो गया हमारा 3 हो गया, और सबसे छोटी संख्या पूछी जा रही है वो कितना हो जाए 2 दी गई है, तो x बराबर का 3 है, यहाँ पे मान कितना 2x है, तो जहाँ पे x का मान कितना रख देंगे 3 रख देंगे, कितना हो जाएगा 2 गुणे 3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा वो आपका 6 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 49 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि बी और सी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए बी सी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हमें ये बताओ कि अकेला हुआ काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपका यारो जयपुर में आपका पूछा भी गया था। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले दिया क्या गया वो बी और सी, यहाँ पे दिया गया बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 40 दिन में कर रहे हैं, और ए बी सी, और जिसमें ए बी सी कितने दिन में कर रहे हैं, यानी जिसमें तीनों लोग आ जाते हैं ए बी सी उसी कार्य को कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में कर रहे हैं। तो इन दोनों का क्या निकाल लेते हैं, हम एसटीएफ निकाल देंगे, कितना आता है वो आपका हो जाएगा 40। अब 40 हम जैसे इसे भाग करते हैं 1 आता है, और 20 से इसे किया 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ इसका मतलब यह हो गया जो बी और सी है इन दोनों का मिलके काम करते हैं, एक दिन में कितना काम करते हैं वो 1 करते हैं, और ए बी सी अगर तीनों मिलके काम करते हैं तो वो एक दिन में कितना काम करते हैं 2 काम करते हैं। अब हमें ये बताओ ये 1 से 2 यानी 1 कब बढ़ा होगा, जब 1 कब बढ़ा होगा, यहाँ भी BC है यहाँ भी BC है, यानी 1 हमारा तब बढ़ा जो A इसमें ऐड हुआ, तो मतलब A जो है अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है वो 1 कर रहा है, तो कुल काम कितना हमारा है, कुल काम है 40 काम। ये अगर A एक दिन में 1 काम कर रहा है तो 40 काम करने में कितना समय लगेगा, वो समय लेगा 40/1 बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी कितना समय लेगा ये अकेले उस काम को करने के लिए 40 दिन का समय लेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 50 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया है कि एक चोर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक मारुति कार लेकर चला जाता है, और आधे घंटे के बाद चोरी का पता चलता है और मालिक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक से पीछा करता है, तो मालिक यानी कि शुरू से उस चोर कितनी दूरी यानी कब पकड़ लेगा, हमसे समय पूछा जा रहा है तो कब पकड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों ये बताओ जो चोर है चोर की चाल कितनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी जो चोर है चोर जो है ये 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है, वो 40 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। और पता कब चला, पता चलते यानी कि एक मारुति कार को लेकर चला जाता है और आधे घंटे के बाद चोरी का पता चलता है, चोरी का पता चला आधे घंटे में। अब ये बताओ अगर 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाता है तो आधे घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, वह दूरी तय 20 किलोमीटर दूरी तो उसने तय कर ली है, यानी वह 20 किलोमीटर तो आगे निकल चुका है। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक से पीछा किया जाता है। अब उसका बाइक से पीछा किया 50 की स्पीड से, और चोर कितनी स्पीड से भाग रहा है, वो भाग रहा है 40 की स्पीड से। तो कवर तुम कितना कर रहे हो, तो कवर केवल हम स्पीड कवर कितना कर रहे हैं 10 की स्पीड से कर रहे हैं, क्योंकि चोर भी इधर भाग रहा है 40 की स्पीड से भाग रहा है, और कोई बाइक लेकर उसका पीछा कर रहा है 50 की स्पीड से पीछा कर रहा है। तो स्पीड का अंतर कितना दिया जा रहा है, अंतर कितना वहां पे केवल दिया कितना हो जा रहा है 10 का हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 40 से तो ये भी भाग रहा है और 50 से ये पीछा करोगे तो मतलब बीच में दूरी कम होगी, कितनी स्पीड से कम होगी, वो आपके 10 से कम होती जाएगी। और हमें कुल पीछा करना कितना है 20 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पे तय कितना करो 10 किलोमीटर, तो जैसे ही आप इसे 20 से बटे 10 करोगे यानी कि हमें समय बराबर निकालना, चाल बराबर होता है क्या है, चाल बराबर का होता है दूरी बटे आपका क्या होता है, चाल दूरी बटे आपका समय होता है। तो समय बराबर क्या हो जाए दूरी बटे चाल, दूरी कितनी दी गई, दूरी आगे कितना निकल गया 20 किलोमीटर तो आगे निकल गया है, और चाल किस चाल से पीछा कर रहा है, ये 50 या 40 है, इनका जो बीच में अंतर कितना है 10 है, यहाँ पे रख देंगे 10, तो 20/10 हो जाए, जैसे इसे काटेंगे कितना है 2 घंटा निकल के आ जाएगा, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों यकीन मान चलना मैं डेली जो आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, अगर आप एग्जाम तक ये प्रैक्टिस सेट करते चलते हैं तो 100% यकीन मान चलना मैं 45 से ज़्यादा ही क्वेश्चन आपको यहाँ से दिला दूंगा, कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा, ये मैं यकीन करके दिला सकता हूँ। जो 35 क्वेश्चन आपका साइंस का है, साइंस का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और जो चीज़ मैं मैथ क्वेश्चन करा रहा हूँ बस मैं प्रैक्टिस सेट में जितने मैथ क्वेश्चन करा रहा हूँ बस आप इन्हीं को ध्यान से देखते रहिएगा, आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको जरा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल नया हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।